आवाज आ रहा है सबको? कैन यू हियर मी? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्यूटो फिजिक्स। मैं राहुल सर। आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। राइट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज द पेपर वन इज कंसर्न। राइट, इस चैप्टर में कुछ गिन के 4-5 डेरिवेशंस है, उसमें से 2 डेरिवेशंस पूछने के चांसेस रहेंगे। एटलीस्ट वन, एक तो रहेगा ही रहेगा। अगर एक डेरिवेशन आता है तो न्यूमेरिकल पूछेंगे। राइट, और न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो 2 डेरिवेशंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देंगे इस चैप्टर के तरफ भी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। वेव्स हमें पता है कि इट इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द इट्स मीन पोजिशन, जिसके वजह से वेव तैयार होती है। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या कि मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स एक दूसरे के साथ जब मिक्स होंगी उसके वजह से सुपरपोजिशन मतलब ही कंपोजिशन तैयार होता है। कंपोजिशन वाला एक डेरिवेशन हमने लास्ट चैप्टर में ऑसिलेशन के वक्त देखा था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम यही करने वाले हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही अप्लाई करेंगे जो कल के डेरिवेशन में हमने अप्लाई किया था, है ना। इसमें कुछ 2 टाइप की वेव्स रहती है, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रो रहते हैं। क्रेस्ट इज द पॉजिटिव मैक्सिमम, ट्रो इज नेगेटिव मैक्सिमम। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या कहते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रहता है। कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की कम रहती है ना। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ये भी एक अच्छे से करके जाना। इसकी एटलीस्ट वेव फॉर्म अच्छे से करके जाना, 2-4 बार ये भी पूछी है। ठीक है, और इसमें दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन भी शो किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव के वक्त। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या और लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब क्या है? इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये परपेंडिकुलर रहते हैं ट्रांसवर्स में।
ठीक है। और सुपरपोजिशन ऑफ और रादर लॉन्जिट्यूडनल के वक्त क्या रहेगा कि यही ट्रांस डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर, लॉन्जिट्यूडनल में पैरेलल, है ना। ये ध्यान में रखना किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, इसके साथ। ठीक है, चलो। तो सुपरपोजिशन अगर हो रहा है तो किस तरीके से, अगर मान के चलते हैं दो सिग्नल्स, दो पल्सेस एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, मतलब क्या, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं, तो क्या होगा, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो जहां पे सुपरपोजिशन होगा वहां पे एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, वन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब एंगल 180 डिग्री रहेगा, है ना। तो उस केस में एम्पलीट्यूड अगर सेम है, राइट, एम्पलीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, फेज 180 डिग्री अगर है, तो रिजल्टेंट वेव जो है उस सुपरपोजिशन रीजन में जीरो मिलेगी। वही अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल, मतलब दोनों की दोनों अगर पल्सेस सेम फेज में है, आई मीन अगर एक क्रेस्ट है और दूसरी भी क्रेस्ट है और दोनों एक दूसरे के तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, तो हमें रिजल्टेंट वेव जो है ये डबल एम्पलीट्यूड की मिलती है। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा इस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में डेरिवेशन है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। मतलब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन अगर परफॉर्म करती है, तो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी उसका हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो दो वेव्स कंसीडर करनी पड़ेंगी। अब ये दोनों वेव्स का फेज कैसा रह सकता है, सेम भी रह सकता है, अलग अलग भी रह सकता है। हम थोड़ी सी अलग कंडीशन कंसीडर करेंगे जहां पे फेज अलग अलग हो, एम्पलीट्यूड उन दोनों का अलग अलग हो, लेकिन ये एम्पलीट्यूड भी सेम रह सकता है, फेज भी सेम रह सकता है। इसको हम कंडीशंस में अप्लाई करेंगे कि अगर एम्पलीट्यूड सेम है, फेज अगर सेम होता तो क्या होता। ठीक है, तो इनिशियली हम दोनों सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग लेंगे और दोनों सिग्नल्स का फेज अलग अलग। फेज अलग अलग मतलब दोनों सिग्नल्स में फेज डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलो, सो लेट अस कंसीडर टू वेव्स। पहले का डिस्प्लेसमेंट है y1 विल बी इक्वल्स टू, ओके मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं। y इज इक्वल्स टू क्या रहता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, कल हमने x के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे y के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अभी ध्यान में कैसे रखना है ना, दोनों सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग कंसीडर करना है, मतलब यहाँ पे a1 और a2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहाँ पे भी फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो दोनों फेज सेम हो गए, दोनों फेज अलग अलग करते हैं। इधर का मैं फेज जीरो कर देता हूँ, मतलब फाइव वन अगर मैं लिखता हूँ तो फाइव वन की वैल्यू जीरो और फाइव टू इज इक्वल टू फाइव, ये हमने कंसिडर कर लिया, ये समझ के चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट फाइव वन इज इक्वल टू जीरो और इधर फाइव टू इज इक्वल टू फाइव, ये कंसिडर करते हैं। तो फाइव वन के जगह पे जीरो रख दिया तो ओमेगा टी प्लस जीरो इज ओमेगा टी, एंड फाइव टू के जगह पे फाइव रख दिया तो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस आ गया फाइव माइनस जीरो फाइव। इधर भी ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल होके बचेगा क्या, फाइव। ये होता है फेज। साइन के बाद कॉस के बाद जो ब्रैकेट में हम वैल्यू लिखते हैं, या साइन कॉस के बाद जो भी आता है दैट इज नथिंग बट द फेज। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फेज डिफरेंस आएगा फाई का, राइट। लेट अस आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो बाय सुपर, अच्छा ये सिग्नल अलग है, इसकी राइट हैंड साइड अलग है, इसकी राइट हैंड साइड अलग है, तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। एंड देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? y इज इक्वल्स टू, दोनों सिग्नल्स के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन कर दो तो y1 प्लस y2 ये हो जाएगा। y1 की वैल्यू लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टी, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये पहले टर्म में तो कुछ हाथ नहीं लगा सकते, दूसरे टर्म में हाथ लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। फॉर्मूला अच्छे से ध्यान देना, साइन ए प्लस साइन बी, इसमें भी हम लोग साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो दोनों अलग है, साइन ए प्लस बी अलग है, साइन ए प्लस साइन बी ये अलग है ना। तो ध्यान देके अच्छे से, तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन y विल बी इक्वल टू क्या आएगा, a1 sin ओमेगा t एज इट इज, इट इज a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t, तो ये a2 into sin ओमेगा t प्लस 5 sin a प्लस b, तो sin a cos b, it becomes sin a into cos of b प्लस cos a sin b, लेकिन ये a2 वहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो a2 into cos a sin b, तो cos of ओमेगा t into sin of phi, ठीक है। तो a1 sin ओमेगा t ये पहली टर्म है, a1 a2 मल्टीप्लाई कर दिया, sin a cos b प्लस cos a sin b ये हो गया। अब कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, देख लेते हैं, कुछ कॉमन वगैरह निकल सकता है क्या, वो चेक कर लेते हैं, राइट। ये देखो, पहले टर्म में इधर sin ओमेगा t है, इधर भी sin ओमेगा t है, इधर से ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में बचेगा ये sin ओमेगा t, अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो sin ऑफ ओमेगा t इनटू ब्रैकेट में इधर से sin ओमेगा t कॉमन निकलने के बाद a1 बचा प्लस इधर से a2 cos ऑफ फाइव बचा, राइट, प्लस इधर से ये a2 cos ओमेगा t sin फाइव एज इट इज, तो इट इज a2 cos ओमेगा t इनटू sin फाइव एज इट इज, या फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं पहले sin फाइव लिखता हूँ, तो sin ऑफ फाइव इनटू cos ऑफ ओमेगा t इट इज। अब हमारा फंक्शन जो है या सिग्नल जो है ये कैसा है, दिस सिग्नल इज टाइम डिपेंडेंट सिग्नल, है ना, टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर जो है ये वेरिएबल्स रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे, दे विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या, तो फाइव वाली टर्म जो है ये कांस्टेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड्स दोनों सिग्नल का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इक्वेशन में हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। व्हाट इज दैट सब्स्टिट्यूशन, ये ब्रैकेट के जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन आएगा और ये a2 sin फाइव इसके जगह पे एक सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो क्या होगा, पुटिंग a1 प्लस a2 cos ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। a1 a2 के लिए a ले लो, cos के टर्म में लॉजिकली ध्यान में रखना, एम्पलीट्यूड के लिए a ले लो, इधर a1 a2 या r भी ले सकते हैं, और cos फाइव है तो cos थीटा कर दो, फेज चेंज कर दो, राइट। इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और इधर a2 sin फाइव है तो a2 sin ऑफ फाइव, इसके जगह पे भी a और sin के वक्त sin ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन को भी इक्वेशन नंबर दे देते हैं, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, अब
ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थ्री क्या बनेगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी एज इट इज a1 प्लस a2 cos फाई के जगह पे a cos थीटा प्लस a2 साइन फाई के जगह पे a साइन थीटा इनटू cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी। यहाँ से a कॉमन निकल जाएगा, ये इधर भी a है इधर भी a है, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी पहले लिखता हूँ इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये ब्रैकेट क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मेट में है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इज योर रिजल्टेंट इक्वेशन, और ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया इन दोनों सिग्नल्स का, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के बाद। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ये ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इधर जहां पे ये आया है ए, सबसे पहले पूरे डेरिवेशन में कहां पे आया, ये इक्वेशन 4 और 5, इन्हीं का यूज करेंगे। कल जिस तरीके से हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया था वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रखेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सेम इधर अप्लाई करेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूं। दिस इज योर रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल, राइट। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग equations 4 and 5, then what we'll get पहले राइट हैंड साइड का स्क्वेयरिंग करके लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन करते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले स्क्वेयरिंग कर दी और उनकी एडिशन कर दी। और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम, दैट इज a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई प्लस a2 सॉरी इसका स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर फाई है, राइट। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इधर से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 बाय ट्वाइस ए बी हो गया प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर, ये वाली टर्म आखिरी की, a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई इट इज, राइट। अब कुछ कॉमन वगैरह निकलेगा, लेट अस चेक दोस कॉमन। इधर भी a2 है इधर भी a2 स्क्वायर है, वो कॉमन निकल जाएगा। ये इधर a स्क्वायर के बाजू में ब्रैकेट की वैल्यू 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस इधर से a2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन में a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, हमें a स्क्वायर नहीं चाहिए सिर्फ a चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज a विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, cos फाई आने की वजह से, अगर cos फाई नहीं होता तो a1 प्लस a2 होल स्क्वायर लिख दिए होते, ये तो a2 स्क्वायर इंटू 1 a2 स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको पूरा ब्रैकेट में डाल देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर
plus twice a1 into a2 into cos of phi plus a2 square. This is the amplitude of resultant signal, है ना, ये हो गया रिजल्टेंट सिग्नल का एम्पलीट्यूड. ठीक है. लेट अस से इक्वेशन नंबर 7. अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे cos फाई मतलब फाई की कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट. जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर एंगल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो एंगल फाई इक्वल्स टू 0 पुट अप करके देखेंगे. फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी वो पुट अप करके देखते हैं. सो लेट अस से केस 1. इफ फाई इज इक्वल्स टू 0, फाई इज इक्वल्स टू 0 मतलब दोनों वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब दे विल बी पैरेलल विद ईच अदर और सुपर इम्पोज हो रही है, राइट. दैट इज टू SHMs आर पैरेलल विथ ईच अदर. और अगर पैरेलल है तो ये फाई की वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे तो a विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा ये, फ्रॉम इक्वेशन 7, राइट. एंड देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 1 मतलब बचेगा क्या, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर एंड दैट बिकम्स a1 प्लस a2 होल स्क्वायर. तो रूट ऑफ a1 प्लस a2 होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2. तो अगर दो सिग्नल्स जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन दे आर ट्रेवलिंग भी अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन और सुपर इम्पोजिशन हो रहा है तो उनका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2. मतलब आपको करना क्या है ऐसे कंडीशन में, ये जो a1 की वैल्यू रहेगी और a2 की वैल्यू रहेगी दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको. अगर इसमें मान के चलते ये दोनों सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड सेम है, राइट. तो इफ a1 is equals to a2 is equals to a, then हाँ क्या आएगा, a is equals to, ये दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो गया तो ये a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इट इज a प्लस a. मतलब a इज इक्वल्स टू, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू सिर्फ उतना ही रखता हूँ, तो a1 ऐसे कर देते हैं, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए r का भी यूज कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे a1 अगर कर दिया, राइट, a2 के जगह पे भी मैंने a1 रख दिया, तो a1 प्लस a2 a1 प्लस a1 इट इज ट्वाइस a1, राइट. तो 2 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द कोई भी सिग्नल, इट कैन बी ट्वाइस a1, और अगर हमने a2 रख दिया तो a विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a2 हो जाएगा, राइट. इसमें अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे जहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहां पे a न लेते हुए, कैपिटल A न लेते हुए कैपिटल R का यूज करो, तो R इज इक्वल्स टू, मतलब ये इक्वेशन हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a या 2 टाइम्स a1 2 टाइम्स a2, तो 2 टाइम्स a डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द कंडीशन. अगर सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो केस 2 में क्या होगा कि इफ फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, देन फ्रॉम इक्वेशन वापस से 7th नंबर के इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो a विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट ऑफ a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2
इंटू कॉस ऑफ 180 प्लस A2 स्क्वायर। और कॉस 180 क्या होता है? -1, तो ये टर्म माइनस आ जाएगी, तो A1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स A इज इक्वल्स टू रूट ऑफ A1 माइनस A2 होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट और स्क्वायर कैंसिल होके A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। और इसमें इफ दोनों का एम्पलीट्यूड अगर हमने सेम कर दिया, A1 इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, ये इक्वल कर दिया, तो देन this A will be equals to A1 minus A1 या A2 minus A2, तो it becomes 0। मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है और सुपर इम्पोज हो रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 0। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में एक के एम्पलीट्यूड में से दूसरे के एम्पलीट्यूड को माइनस कर देना। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का यहाँ पे एक रिलेशन आता है। क्या है, होता है रिलेशन? वैसे यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ध्यान में रखना, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम रहेगा तब। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? जब वो दोनों सिग्नल्स की एडिशन होगी, मतलब A1 प्लस A2। तो इंटेंसिटी का इक्वेशन मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के देता हूँ, दैट I max इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, राइट? तो I intensity will be maximum when two signals are added with each other, superimposed with each other with an angle of 0 degree, और I will be minimum, that is intensity will be minimum when A1 minus A2 is there। तो एम्पलीट्यूड जहाँ पे मिनिमम वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम, एम्पलीट्यूड जहाँ पे मैक्सिमम वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम। A1 माइनस A2, एक एम्पलीट्यूड में से दूसरा एम्पलीट्यूड माइनस होगा तो मिनिमम ही आने वाले हैं, एडिशन होगी तो मैक्सिमम आएगा। सो दिस इज व्हाट द इंटेंसिटी रिलेशन विथ ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव। इसी स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। क्यों स्टैंडिंग वेव या क्यों स्टेशनरी वेव कहते हैं? यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके दी है, तो ध्यान देना अच्छे से। ये है, मान के चलते इधर से ये सिग्नल गई, राइट, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव। मतलब हमने किया क्या है, एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग को इन दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध दिया, उसको खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक इंसिडेंट वेव गई और फिर ये यहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई। दिस इज रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद इस वेव के पास इतनी एनर्जी नहीं है जो रिजिड सपोर्ट को डिस्प्लेस करे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड की ही वेव प्रोड्यूस होगी और एम्पलीट्यूड, सॉरी, डायरेक्शन उसकी अलग रहेगी। तो इंसिडेंट वेव आगे जा रही है ना, इंसिडेंट वेव की ये डायरेक्शन हो गई और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्टेड वेव। तो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव का भी एम्पलीट्यूड सेम और इंसिडेंट वेव का भी एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा। जो पॉइंट्स आपको मैक्सिमम वाले मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं एंटी नोड्स। ये होती है मीन पोजीशन। दिस इज नोन एज मीन पोजीशन। कल हमने एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट पढ़ा था। क्या होता है एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ तक के डिस्प्लेस हो रहा है, मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ तक के डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये हो गई इसका एम्पलीट्यूड, राइट। और उन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड्स। एंटी नोड्स आर दोज पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मोशनलेस पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब जो पॉइंट्स वेवफॉर्म के अलोंग मीन पोजीशन प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम नोड्स कहते हैं, जिनका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, मतलब दे आर मोशनलेस पॉइंट्स। मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 0, एंड नोड्स का डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, ये एक कंप्लीट वेव हो गई, दो लूप से बनी हुई एक कंप्लीट वेव, जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्बडा। इसका अगर हमने आधा कर दिया
राइट, इसका अगर हमने आधा कर दिया तो ये हो जाएगी लैम्बडा बाय 2। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखो, इसका एप्लीकेशन जो पाइप ओपन एंड वन एंड एंड ओपन एंड बोथ एंड्स रहता है उसमें अच्छे से यूज होने वाला है। राइट, ये अगर वेवलेंथ है, इसकी आधी कर दी हमने लैम्बडा बाय 2 और उसकी भी आधी कर दी तो ये हो जाएगी लैम्बडा बाय 4। बराबर है ना, दिस इज लैम्बडा बाय 4। और यहां से यहां तक की अगर हम देखते हैं तो दिस इज 3 लैम्बडा बाय 4। मतलब ये लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, 4 लैम्बडा बाय 4, 4 4 कैंसल, टोटल लैम्बडा, सो दिस इज नथिंग बट 3 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नोड और उसके तुरंत बाद सक्सेसिव एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, सक्सेसिव एंटी नोड, इसके बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4। दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 2। राइट, और दो सक्सेसिव एंटी नोड्स, इसके भी बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा लैम्बडा बाय 2, क्योंकि ये लैम्बडा बाय 4 प्लस ये लैम्बडा बाय 4, इट इज 2 लैम्बडा बाय 4, 2 कैंसिल लैम्बडा बाय 2। राइट, तो दिस इज व्हाट द केस ऑफ स्टेशनरी वेव। राइट, अब ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कैसे होती है उसको भी देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, इसके लिए हमें वापस से दो सिग्नल्स को कंसीडर करेंगे। राइट, क्योंकि अभी हमने देखा था कि स्टेशनरी वेव जिसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, तो वहां पे इट इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक सिग्नल कंसीडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, a इनटू, ये स्मॉल a भी यूज कर सकते हैं, साइन, साइनोसॉइडल सिग्नल थी, a इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, या टू पाई एन टी प्लस एक्स, टू पाई एक्स बाय लैम्बडा, टू पाई एक्स बाय लैम्बडा। ये एक जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, सिग्नल वेव के या सिग्नल के। सेम a इंटू साइन ऑफ टू पाई एन टी माइनस टू पाई एक्स बाय लैम्बडा। ये सिग्नल में इंसिडेंट वेव इधर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव किधर आ रही है, रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन अपोजिट है। राइट, इंसिडेंट वेव, अभी देखो ध्यान दो अच्छे से, इंसिडेंट वेव जो इधर आ रही है तो ये यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट के पास कहां से आ रही है, लेफ्ट रिजिड सपोर्ट, यू जस्ट कंसीडर दिस रिजिड सपोर्ट जहां पे वो इंसिडेंट हो रही है। राइट, जहां पे उसका कोलिजन हो रहा है वो ओरिजिन, ओरिजिन से पहले, वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो इंसिडेंट वेव है ये कैसी रहेगी, इट इज नथिंग बट निगेटिव, मतलब उसके इक्वेशन में क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। राइट, तो इंसिडेंट वेव ये हो गई, या पहले माइनस लिख सकते हैं, तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन हो जाएगा ये, दैट इज टू पाई एन टी माइनस टू पाई एक्स बाय लैम्बडा। फिर वहां पे वो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो ये ओरिजिन होगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड से ये वेव फॉर्म आ रही है, तो दिस बिकम्स अ पॉजिटिव सिग्नल। राइट, मतलब इसके, इसमें यहाँ पे हम कर देंगे पॉजिटिव। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। या पहले आपने टू प्लस लिया तो भी चलेगा, बाद में माइनस लिया तो भी चलेगा।
एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है तो ए इक्वेशन सेम है, ए साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ए साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, राइट। दोनों की राइट हैंड साइड सेम है प्लस माइनस के वजह से, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। किस्सा यहाँ पे खत्म। अब सुपरपोजिशन अप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर दो, सो देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू a साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस a साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ए कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ए को निकाल दिया हमने बाहर, ठीक है। फिर क्या आता है, साइन ए प्लस साइन बी, है ना, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस बी इंटू, सॉरी 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट। तो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, 2 इंटू, तो 2 को मैंने पहले लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ए मतलब ये है, बी मतलब ये है, तो इट इज 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, राइट। तो a प्लस बी बाई 2 दैट इज प्लस 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हो गया, राइट। तो 2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a that is 2 pi nt minus 2 pi x by lambda minus b, तो माइनस ऑफ माइनस टू माइनस ऑफ प्लस 2 pi nt माइनस 2 pi nt माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 pi x by lambda माइनस 2 pi x by lambda होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। इधर में ये माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कैंसल, इधर में प्लस 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एन टी कैंसल, व्हाट लेफ्ट, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कैंसल, 2 पाई एन टी कैंसल, तो हमारे पास क्या बचता है वो लिख देते हैं, दैट इज देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए, ये 2 कैंसल मत कर देना, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज साइन इनटू 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी 4 पाई एन टी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ये माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 4 पाई एक्स बाय 2 लैम्बडा, है ना, लैम्बडा नीचे आएगा और ये 2 है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर 2 जा और ये इधर 2 जा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस वाली टर्म मैं पहले लिख देता हूँ, तो और इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, तो ट्वाइस ए, इधर क्या बचा, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, है ना, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा बचेगा, कॉस ऑफ माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा बच रहा है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए cos of minus 2 pi x by lambda becomes cos of 2 pi x by lambda multiplied by sin of 2 pi nt, राइट। और यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे दैट दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, तो पुटिंग देयरफॉर पुटिंग twice a cos of 2 pi x by lambda
इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेट अस से आर। तो ये आर अगर हमने इस इक्वेशन में पुट अप कर दिया तो दिस इक्वेशन बिकम्स वाई इज इक्वल्स टू आर, है ना, ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा की जगह पे आर लिख दिया, साइन ऑफ 2 पाई एन टी, मतलब ही आर इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन, मतलब क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इंटू टी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है आर, जिसकी वैल्यू है ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। इज दिस ओके? ये हो गई। यहाँ पे इतना लिखेंगे तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछते हैं तो 1.5 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नोड और एंटी नोड की कंडीशंस डिराइव करनी पड़ेंगी। तो क्या रहेगी कंडीशंस? सो पहले हम कंडीशन ऑफ नए पेज पे लिखता हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ऐड कर दू नया पेज। कंडीशन ऑफ नोड। नोड मतलब क्या? तो नोड ये वो पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट सिग्नल का मिनिमम रहता है। एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, मोशनलेस पॉइंट है ना, तो एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा इसका, मिनिमम रहेगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल इज आर विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। मिनिमम रहेगा कितना रहेगा, 0 रहेगा। और आर की वैल्यू क्या है, इट इज ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, है ना, इसकी वैल्यू हो गई 0। दिख रहा है? ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा की जगह पे आर रखा था, तो आर की वैल्यू लिख दी हमने ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0 है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट करने के कहाँ कहाँ पे हमें नोड्स मिलेंगे। तो ट्वाइस से उधर भेज देंगे तो cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा ये बचेगा विच इज इक्वल टू 0 बाय ट्वाइस है 0। फिर cos इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 पाई x बाय लैम्बडा, cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा एंड cos इनवर्स 0। कहाँ कहाँ पे हमें cos इनवर्स 0 मिलेगा, कोसाइन सिग्नल याद है सबको, राइट? ये कॉस इनवर्स 0, 0 कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज 0, मतलब 90 डिग्री पे। फिर यहाँ पे मिल रहा है 90 मतलब पाई बाय 2, फिर ये पाई, फिर ये 3 पाई बाय 2, फिर ये 2 पाई, फिर ये 5 पाई बाय 2, फिर ये 3 पाई, सो ऑन। मतलब और पाई बाय 2 पे अगर आप देखेंगे तो हमें कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 मिल रही है ना। कॉस 0 पे 1 रहता है ना, ये +1 और ये -1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, राइट? तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, पहले कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 में मिल रहा है पाई बाय 2 पे, फिर कहाँ पे मिल रहा है 3 पाई बाय 2 पे, फिर 5 पाई बाय 2 पे है 0, फिर 7 पाई बाय 2, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड को हर एक राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो, राइट? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हर एक वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो। ये 1 मतलब एम्पलीट्यूड a, ये -a और ये 0, तो 0 कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो वही वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट? अब
x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, मैं एक वैल्यू फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिए 2 पाई x 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, पहली वैल्यू है पाई बाय 2, राइट। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, लैम्बडा बाय 4 हो जाएगा। तो x की पहली वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज लैम्बडा बाय 4, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू एक और फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वापस से लेने का 2 पाई एक्स बाय 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2, पाई पाई कैंसल, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्बडा ऊपर गया तो 3 लैम्बडा बाय 4 हो जाएगा। तो दिस इज 3 लैम्बडा बाय 4। फिर क्या आएगा, लॉजिक लगाते हैं थोड़ा सा। 1 पाई बाय 2 के वक्त 1 लैम्बडा बाय 4, 3 पाई बाय 2 के वक्त 3 लैम्बडा बाय 4, तो 5 पाई बाय 2 के वक्त क्या आएगा, 5 लैम्बडा बाय 4। फिर 7 लैम्बडा बाय 4, इस तरीके से इसकी वैल्यू मिलेगी, राइट। 9 लैम्बडा बाय 4, 11 लैम्बडा बाय 4, 13 लैम्बडा बाय 4, ऐसे चलती रहेगी। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, xp जनरल इक्वेशन अगर तैयार करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करने का, लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 हर जगह पे है, तो लैम्बडा बाय 4 को कॉमन निकाल लो, ये लैम्बडा बाय 4 को कॉमन निकाल लिया। फिर बचा क्या, 1 3 5 7 9, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे तैयार करते हैं, किसी भी इवन नंबर में एक को ऐड कर दो या एक को सबट्रैक्ट कर दो, आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। पर उसके लिए पहले इवन नंबर तैयार करना पड़ेगा, तो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इवन नंबर तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक p करके ये वेरिएबल ले लिया, तो p को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, p की वैल्यू की कुछ भी, p को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इवन नंबर तैयार हो गया। इसमें 1 को ऐड कर दिया, तो p की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, पहले 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 रख के देखो पहली वैल्यू मिलेगी क्या, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4, p की वैल्यू 1 कर दो, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4, 2 रख दो, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 5 इंटू लैम्बडा बाय 4 5 लैम्बडा बाय 4, करेक्ट है। या कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट xp इज इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ पे बस ध्यान में रखना p की वैल्यू 0 से ना स्टार्ट होते हुए 1 से स्टार्ट होगी, 1 रख दो, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4, 2 रखो, 2 टू द 4 4 माइनस 1 3, 3 इंटू लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट द जनरल इक्वेशन फॉर द नोड। बिल्कुल इसी तरीके से एंटी नोड की कंडीशन फाइंड आउट करने की है। एंटी नोड की कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंडीशन फॉर एंटी नोड, अब ये एंटी नोड मतलब क्या, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये मैक्सिमम होती है, मतलब क्या, तो r की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस a, सॉरी 2a, राइट। प्लस माइनस 2a क्यों, क्योंकि ये इधर a इधर a, है ना, तो 2a हो जाएगा, राइट। और r की वैल्यू क्या है, ट्वाइस a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट r which is equals to प्लस माइनस 2a। अब कुछ कैंसिल वगैरह होगा इसमें, ये 2a कैंसल, तो cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बचेगा, राइट। cos को उधर शिफ्ट कर देते हैं,
सिग्नल को मैंने एज इट इज रखा तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इजी जाएगा, है ना। कॉस इधर आएगा तो प्लस माइनस वन मिलेगा, तो बचा क्या, टू पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस वन। तो कॉस इनवर्स प्लस माइनस वन कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो प्लस वन मतलब जीरो हो गया, माइनस वन मतलब पाई हो गया, तो टू पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो कॉमा पाई कॉमा फिर प्लस वन कहाँ पे मिल रहा है, टू पाई पे, फिर थ्री पाई, फिर फोर पाई, तो इसलिए इस हिसाब से टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। सो टू पाई देयर फोर। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वापस से जब भी जिस तरीके से कैलकुलेशन किया था वैसे ही करेंगे, राइट। क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज टू पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू सब कुछ उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट। फिर दूसरी वैल्यू टू पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, तो पाई पाई कैंसल, एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टू, तो लैम्बडा बाय टू। फिर क्या आएगा, जीरो के वक्त, जीरो पाई के वक्त जीरो लैम्बडा बाय टू, वन पाई के वक्त वन लैम्बडा बाय टू, टू पाई के वक्त टू लैम्बडा बाय टू, और टू लैम्बडा बाय टू मतलब टू टू कैंसिल होके लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पे बचेगा क्या, लैम्बडा, फिर थ्री लैम्बडा बाय टू, फिर फोर लैम्बडा बाय टू मतलब टू लैम्बडा आएगा, टू पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू टू पाई रख दो, टू पाई कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एंड सो ऑन। ये करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को हर एक राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब रिजल्टेंट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन तैयार करेंगे, तो एक्सपी वापस से पी वेरिएबल ले लिया, कॉमन क्या है, ये हो गया जीरो लैम्बडा बाय टू, ये वन लैम्बडा बाय टू, ये टू लैम्बडा बाय टू, ये थ्री लैम्बडा बाय टू, ये फोर लैम्बडा बाय टू, मतलब लैम्बडा टू बाय लैम्बडा बाय टू ये कॉमन है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब पी, तो p इंटू लैम्बडा बाय टू इक्वेशन, और p की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो वन टू एंड सो ऑन। रख के देखते हैं, जीरो रखो, जीरो इंटू लैम्बडा बाय टू जीरो, फिर वन रखो, वन इंटू लैम्बडा बाय टू वन लैम्बडा बाय टू रखो, टू इंटू लैम्बडा बाय टू टू कैंसिल लैम्बडा, थ्री रखो, थ्री इंटू लैम्बडा बाय टू, फोर रखो, फोर इंटू लैम्बडा बाय टू कैंसिल टू लैम्बडा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एंटी नोड, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ओवरटोन्स, हार्मोनिक फाइंड आउट करना है, ओवरटोन फाइंड आउट करना है। पाइप ओपन एट वन एंड एज वेल एज पाइप क्लोज एट, सॉरी, पाइप ओपन एट वन एंड एज वेल एज पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। बिफोर दैट वी विल जस्ट add one slide over here, right, एंड इसमें एंड करेक्शन करके एक टॉपिक रहता है, तो वो देख लेते हैं, एंड करेक्शन विच इज डिनोटेड बाय ई, और ये दोनों के हिसाब से देखते हैं। पहले हम देखते हैं पाइप ओपन एट वन एंड, पाइप अगर एक ही एंड से ओपन है तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पाइप ओपन एट वन एंड आ गया, पाइप ओपन एट वन एंड, एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है,
राइट। तो जो ध्यान में रखना, नोड हमेशा क्लोज एंड पे फॉर्म होगा और एंटी नोड हमेशा ओपन एंड पे फाइंड होगा, बीच में भी रहेंगे। लेकिन ओपन एंड और क्लोज एंड की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल को वाइब्रेट होने के लिए कम जगह है, इसलिए यहाँ पे एंटी नोड तैयार नहीं होगा, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। राइट, तो यहाँ पे नोड तैयार होगा और यहाँ पे एंटी नोड तैयार होगा। लेकिन एंटी नोड जो है ये एग्जैक्टली ओपन एंड पे तैयार नहीं होता है ना, इट विल जस्ट प्रोड्यूस अबाउ द ओपन एंड। तो ये अगर ओपन एंड है तो इसके यहाँ पे ना तैयार होते हुए एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है, इट इज लाइक दिस। तो ये जो ओपन एंड है, ओपन एंड से यहाँ तक के ये जो वैल्यू रहती है इसको हम कहते हैं एंड करेक्शन। दिस इज एंड करेक्शन। राइट, ये जो है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द पाइप, एल। तो ये कैपिटल एल होता है जिसको हम लेंथ ऑफ एयर कॉलम कहते हैं। कैपिटल एल विच इज इक्वल टू एल प्लस ई होता है फॉर द पाइप ओपन एट वन एंड। और ये ई की वैल्यू, therefore length of an air column is L is equals to L plus E। और E मतलब एंड करेक्शन, तो इस E की वैल्यू होती है 0.3D, where this D is inner diameter। राइट, डी क्या होता है? इनर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब ये, दिस इज डी। वही अगर हम पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देखते हैं, राइट, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स अगर देखते हैं तो उसमें ये पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हो गया। राइट, तो एंटी नोड यहाँ पे तैयार होगा, दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। ये यहाँ पे एंटी नोड तैयार हुआ है, इधर यहाँ पे तैयार होगा और ओपन एंड के जस्ट नीचे यहाँ पे तैयार होगा। बीच में भी एंटी नोड नोड एंड अल्टरनेटली प्रोड्यूस होते हैं, अल्टरनेटली रहेंगे। तो इधर एक एंड करेक्शन रहता है, दिस इज ई एंड दिस इज ऑल्सो ई, एंड करेक्शन। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एल, ये होता है लेंथ ऑफ द पाइप, दैट इज स्मॉल एल। राइट, और ये होता है कैपिटल एल विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप प्लस ई, दैट इज 2 टाइम्स ई। तो ये होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दैट इज एल प्लस 2ई, where L is the length of the pipe open at both ends plus 2 times the end correction। और यहाँ पे भी E की वैल्यू सेम रहेगी, therefore the length of an air column is capital L which is equals to L plus 2E, and E is again 0.3D, where D is inner diameter। तो मतलब ही ये हो जाएगा D, इनर डायमीटर। ठीक है, तो पाइप ओपन एट वन एंड और क्लोज एट सॉरी ओपन एट बोथ एंड्स, ये दोनों देखेंगे सबसे पहले। राइट, सो क्या फाइंड आउट करना है हमें? वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। इसकी ये लेंथ हो गई, दिस इज लेंथ ऑफ द पाइप। एंटीनोड देखो, इनिशियली क्या होगा कि
जो डायग्राम है उस हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स और मिनिमम नंबर ऑफ एंटी नोड्स ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में, मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में प्रोड्यूस होंगे। मतलब क्या, ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क रहता है। इसको रबर पैड के ऊपर वाइब्रेट करा दिया कोलाइड करके और यहाँ पे रख दिया, तो मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनोड्स फर्स्ट केस में, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनोड, मतलब एक एंटीनोड तैयार होगा यहाँ पे और एक नोड तैयार होगा यहाँ पे, बस। मतलब क्या, द ट्यूनिंग फॉर्क, ये स्टेटमेंट में बस इसी में लिखता हूँ, वहां पे सिर्फ आपको चेंज करना है नंबर ऑफ नोड्स और एंटीनोड्स। द ट्यूनिंग फॉर्क, या इसके जगह पे वाइब्रेटर भी वर्ड यूज कर सकते हैं। द ट्यूनिंग फॉर्क इज सो वाइब्रेटेड that it will produce one node and one एंटीनोड, एक नोड और एक एंटीनोड तैयार करेगा, राइट। तो ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, दिस कैपिटल एल विल बी इक्वल्स टू एल प्लस ई, वैसे ही रहती है। और वेवलेंथ के टर्म में क्या आएगी, तो ये एंटीनोड है, एंटीनोड और नोड, इसके हिसाब से एंटीनोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से ये इंसिडेंट वेव हो गई, राइट। यही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, राइट। तो एंटीनोड और सक्सेसिव नोड या नोड और सक्सेसिव एंटीनोड, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4। तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय 4। आई बात समझ में, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस केस की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। तो देयरफॉर डायग्राम से हमें मिल गया लैम एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा, ये इक्वेशन यूज करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वाला। तो उसके लिए हमें लैम्बडा की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से लैम्बडा निकाल लो। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एल, इसको उठाओ उस इक्वेशन में पुट अप करो। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो इट इज v बाय लैम्बडा। v बाय लैम्बडा की वैल्यू 4l, मतलब ही क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज v बाय 4 इंटू एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंड करेक्शन इज l प्लस ई, तो l प्लस ई, ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और इसी को हम कहते हैं this is a fundamental frequency of vibration, और यही होती है फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। यू कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर आता है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या करेंगे, एक एक से नेक्स्ट नेक्स्ट मोड में, नोड प्रीवियस मोड में जितने थे उससे एक से बढ़ा देने का। नोड एक से बढ़ेगा, एंटी नोड एक से बढ़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन एंड पे तो एंटी नोड और क्लोज एंड पे नोड, ये तो तैयार होंगे ही होंगे। अब इसके बीच में इधर एक एक नोड बना था, अभी ट्यूनिंग फॉर्क को कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से दो नोड्स और दो एंटी नोड्स तैयार होंगे। ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखना, द ट्यूनिंग फॉर्क इज सो वाइब्रेटेड दैट इट विल प्रोड्यूस
2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स, ठीक है। तो ये एक एक नोड एंटी नोड हो गया। देखो टोटल 4 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स अगर हो गए तो ये यहां से यहां तक के इसके 3 इक्वल हिस्से बना दो, राइट। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, बन गए 3 इक्वल हिस्से। ये एंटी नोड, इसके बाद तुरंत में नोड आएगा, ये नोड आया तो इसके बाद एंटी नोड है, सीक्वेंस मेंटेन, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, राइट। वेव फॉर्म ड्रॉ कर दो। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नोड के तरफ जाएंगे, फिर एंटी नोड पे मैक्सिमम, फिर नोड पे मिनिमम, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो नोड पे, एंटी नोड पे, सॉरी, या फिर इधर से आते हैं, ये हो गई आपकी वेव फॉर्म। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये कैपिटल एल, राइट, दिस इज स्मॉल एल। लेंथ ऑफ एयर कॉलम, सॉरी पाइप, एल इज इक्वल्स टू एल प्लस ई विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, कितना आ गया, एक लैम्बडा बाय 4, दूसरा लैम्बडा बाय 4, तीसरा लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा बाय 4 के 3 इक्वल सेक्शंस है ना। एंटी नोड और नोड सक्सेसिव, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 4, तो ये लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, तो इट बिकम्स 3 लैम्बडा बाय 4। लेकिन 3 लैम्बडा बाय 4 अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लैम्बडा बाय 4 इतना है ना, लैम्बडा बाय 4 ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम हो गई ना, ये लैम्बडा बाय 4, इसका लैम्बडा बाय 2 इतना हो गया, और इसका डबल मतलब वो हो जाएगा लैम्बडा। तो ये फंडामेंटल मोड में ये इसके 4 गुना एक वेवलेंथ हो जाएगी। यहाँ पे इतना ही सेक्शन और जोड़ दिया तो वेवलेंथ इतनी हो जाएगी। तो वेवलेंथ क्या हो गई है, कम। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब दे विल बी, यहाँ पे वेवलेंथ अगर कम हो रही तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, समझ में ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा बाय 4 तो नहीं होगा, लेकिन 3 लैम्बडा 1 बाय 4 हो जाएगा। वेवलेंथ चेंज हो गई तो नोटेशन चेंज करेंगे, इधर लैम्बडा यूज किया तो उधर लैम्बडा 1 करेंगे, ठीक है। तो 3 लैम्बडा 1 बाय 4, so therefore the length of an air column is, लेंथ ऑफ एयर कॉलम आ गई, एल इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 1 बाय 4। वापस से हमें लैम्बडा 1 की जरूरत पड़ेगी, तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एल बाय 3 हो जाएगा। ये उठा के इक्वेशन ऑफ v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा में रखेंगे। सो बट v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, लेकिन अगर लैम्बडा 1 हुआ है तो फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी, लैम्बडा एन वन इंटू लैम्बडा 1 हो जाएगा। और हमें n1 चाहिए, तो n1 is equals to v by lambda 1 will be equals to v upon lambda 1 की वैल्यू क्या है, 4l by 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इट बिकम्स 3v by 4l, तो इट बिकम्स n1 is equals to 3 को मैंने बाहर कर दिया ब्रैकेट के अंदर, v by 4 इंटू कैपिटल L मतलब L प्लस ई होता है, ये कर दिया। और ये v बाय 4 इंटू एल प्लस ई, वी बाय 4 इंटू एल प्लस ई मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore this n1 is equals to 3 times fundamental frequency, 3 times फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब ये हो गई थर्ड हार्मोनिक। दिस इज थर्ड हार्मोनिक। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के तुरंत बाद जो भी पहली फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो होती है ओवरटोन, तो ये हो जाएगी एंड फर्स्ट ओवरटोन, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का सीक्वेंस मेंटेन रहेगा कहीं पे भी, लेकिन हार्मोनिक्स का सीक्वेंस मेंटेन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, इधर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सेकंड हार्मोनिक स्किप हो गई, डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक मिल रही है ना। फिर एक और मोड ऑफ वाइब्रेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड दैट इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, दो दो एक एक से, और इधर 2 नोड थे तो अभी
3 नोड बोलेंगे तो 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स, राइट, 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स। तो यहाँ पे तो एंटी नोड रहेगा और यहाँ पे नोड रहेगा। एक और पॉइंट ध्यान में रखना, कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में अगर आपने पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में इतने लेंथ का पाइप लिया है तो हर मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको वही लेंथ का पाइप यूज करना है। अगर आपने 4 लाइन का एक पाइप ड्रॉ किया है, पाइप ओपन एट वन एंड पहले फंडामेंटल मोड में, मोड ऑफ वाइब्रेशन में, तो सेकेंड मोड, थर्ड मोड, तीनों मोड में आपको उतने ही 4 लाइन का पे ही 4 लाइन में ही वो पाइप ड्रॉ करना पड़ेगा। 4 की 5 मत कर देना, है ना, गलत हो जाएगा, वो इंटरप्रिटेशन गलत निकलता है उसके उसका। ठीक है, तो ये एंटी नोड है। अब ये 2 हो गए, हमें क्या चाहिए, 6, 6 माइनस 1 5, मतलब इसके 5 इक्वल हिस्से करने पड़ेंगे। 5 इक्वल हिस्से मतलब ये एंटीनोड नोड 5 इक्वल हिस्से करने पड़ेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये एंटीनोड, तो ये नोड, फिर ये एंटीनोड, फिर ये नोड, फिर ये एंटीनोड और ये नोड। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, राइट। वेव फॉर्म ड्रॉ कर दो अभी। एंटी नोड है मतलब ये मैक्सिमम पोजीशन से नोड, फिर वो एंटी नोड, फिर ये नोड और फिर ये एंटी नोड। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इधर से रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस विल बी योर इक्वेशन, वेव फॉर्म। यहाँ से यहाँ तक के ये हो गया लेंथ ऑफ द पाइप और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दैट इज कैपिटल L, विच इज इक्वल्स टू L प्लस ई, मतलब ही वेवलेंथ के फॉर्म में क्या आएगा, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 लैम्बडा बाय 4। लेकिन वापस से वेवलेंथ चेंज हो गई इसलिए 5 लैम्बडा 2 बाय 4 होगा, राइट। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम इज कैपिटल L इज इक्वल्स टू 5 लैम्बडा 2 बाय 4। वापस से वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी तो लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू L बाय 5, राइट, 4 L बाय 5, राइट। ये उठा के बट V इज इक्वल्स टू N2 लैम्बडा 2 आ जाएगा। N2 फाइंड आउट करना है तो N2 इज इक्वल्स टू V बाय लैम्बडा 2, V बाय लैम्बडा 2 की वैल्यू 4L बाय 5, 5 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू वी, 5 इंटू वी बाय 4L, मतलब ही N2 इज इक्वल्स टू 5V बाय 4 इंटू L प्लस ई। तो ये 5 इंटू वी बाय 4 इंटू एल प्लस ई, एंड व्हाट इज दिस ब्रैकेट, वी बाय 4 इंटू एल प्लस ई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये N2 इज इक्वल्स टू 5N आ गया। पहले N आया था फिर 3N आया था, राइट, 3N, अभी क्या आया 5N, मतलब दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन थी, ये हो जाएगी सेकेंड ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मिलेगी, N2, N2 ये आ गई, N2 की वैल्यू हमें मिल गई 5N, N3 क्या आएगी, सिमिलरली N3 will be equals to 7N, N4 is equals to 9N, मतलब क्या हो रहा है, ऑड हार्मोनिक्स हमें मिलते जा रही है, तो देयरफॉर Np इज इक्वल्स टू ऑड नंबर, मतलब वापस से इवन नंबर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन क्या है n, वेयर n p इज इक्वल्स टू पहली है n, तो ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन कर सकते हैं, जीरो रखो, 0 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू एन एन फर्स्ट हार्मोनिक, 1 रखो, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 इंटू एन 3n है थर्ड हार्मोनिक, फिर 2 रखेंगे तो 5n आएगी, 3 रखेंगे तो 7n आ जाएगा, राइट। या फिर अगर किसी को np इज इक्वल टू 2p -1 करना है इंटू एन, तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये np के इक्वेशंस तैयार होंगे। So this is all about the what you can say vibrations produced in the air, vibrations of air column in the pipe open at one end, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है ओपन एट बोथ एंड्स, तो ओपन एट बोथ एंड्स में भी सेम स्टेटमेंट लिखते जाने का। इनिशियली दो ओपन एंड्स हैं, दो ओपन एंड्स है मतलब यहाँ पे एक एंटी नोड तैयार होगा और दूसरे ओपन एंड के पास एक एंटी नोड तैयार होगा, राइट। और बीचों बीच एग्जैक्टली एक नोड तैयार होगा मिनिमम कंडीशन में, तो एंटी नोड्स तैयार होंगे यहाँ पे, हो गए दो, और नोड्स हो गए, नोड इज ओनली वन, राइट। वेवफॉर्म अगर ड्रॉ करता हूं तो वेवफॉर्म कैसे आएगी, ये यहाँ से एंटी नोड मैक्सिमम, तो इधर से ये यहाँ तक के जाएगा, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि दोनों तरफ से ये ओपन एंड है, राइट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, विल बी लाइक दिस, राइट। तो ये है लेंथ ऑफ द पाइप, स्मॉल एल, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम, इट इज कैपिटल एल, विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये कैपिटल एल एल प्लस 2 ई होता है, एंड करेक्शन दो बार दो साइड का रहता है, ये लैम्बडा बाय 4, ये लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4, मतलब दिस इज लैम्बडा बाय 2, so therefore the length of an air column is कैपिटल L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स L हो जाएगा, ये उठाओ V इज इक्वल टू N इंटू लैम्बडा में पुटअप कर देंगे, तो N विल बी इक्वल टू V बाय लैम्बडा विल बी इक्वल टू V बाय ट्वाइस L, राइट, विल बी इक्वल टू V V अपॉन 2 इंटू L, मतलब L प्लस 2E, तो ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो N is equals to V by 2 into L plus 2E, ये इक्वेशन हमें मिलेगा, और इसको इक्वेशन 1 कहते हुए दिस इज फंडामेंटल
और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या करेंगे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आते हैं। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में नंबर ऑफ एनोड्स और एंटी नोड्स एक एक से बढ़ा देंगे। तो ये एंटी नोड्स अभी 2 थे, तो अभी हो जाएंगे 3, और नोड्स हो जाएंगे 1 से 2। तो यहाँ पे तो ओके, यहाँ पे तो एंटी नोड रहेगा और यहाँ पे भी एंटी नोड ही रहेगा। इसके इक्वल कितने हिस्से बनेंगे, 4। 5 पॉइंट से 5 माइनस 1 4, 4 इक्वल टुकड़े कर दो। पहले बीच में ये ले लो, तो ये हो जाएगा एंटी नोड, इसके बीच में आ जाएगा नोड, और इधर इसके बीच में आ जाएगा नोड। हो गए, सॉरी यहाँ पे नोड आएगा। एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, 1 2 3 एंटी नोड्स, 1 2 नोड्स, राइट। वेव फॉर्म ड्रॉ करो। पार्शियल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, राइट। ये है स्मॉल एल, दैट इज लेंथ ऑफ पाइप, और ये हो जाएगा कैपिटल एल, दैट इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम, विच इज इक्वल्स टू एल प्लस 2 ई। मतलब ही एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा के टर्म में क्या आएगा, ये लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है। एंड दैट इज, इधर लैम्बडा लिया है तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1। 4 लैम्बडा बाय 4 मतलब 4 4 कैंसिल लैम्बडा, लेकिन लैम्बडा इधर लिया है तो इधर लैम्बडा 1 लेना पड़ेगा। तो so therefore the length of an air column is क्या आएगी, कैपिटल एल इज इक्वल टू लैम्बडा 1, मतलब ही लैम्बडा 1 इज इक्वल टू एल, बट v इज इक्वल टू एन टू लैम्बडा 2। तो एन टू इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा 2 हो जाएगा। तो देयर फोर एन टू इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा 2 की वैल्यू लैम्बडा, देयर फोर एन टू इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा 1 आ जाएगा, ये सॉरी लैम्बडा 1 n1 लैम्बडा 1 चाहिए, मैंने n2 लिख दिया। राइट, n1 लैम्बडा 1 n1 लैम्बडा 1 n1, और लैम्बडा 1 की वैल्यू है कैपिटल L, और कैपिटल L मतलब L प्लस 2e, राइट, विच इज नथिंग बट ये n1। और n1 की वैल्यू अगर हम इक्वेट करते हैं n के कंपैरिजन में, n क्या है v बाय 2 इंटू एल प्लस 2e, राइट, और ये क्या है v बाय एल प्लस 2। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, v बाय एल प्लस 2e, v बाय एल प्लस 2e, मतलब ये n1 जो है ये इस n के 2 गुना है ना। तो दिस बिकम्स therefore n1 is 2 times n, और 2 टाइम्स n इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट्स that this is second harmonic and first overtone, right, second harmonic and first overtone it is. Similarly, third mode of vibration,
तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, एंटी नोड्स 3 से 4 हो जाएंगे, और नोड्स हो जाएंगे 3, राइट। तो ये एंटी नोड यहाँ पे तैयार होगा, एंटी नोड यहाँ पे तैयार होगा, राइट। और 4 मतलब और 3 2 लगेंगे, तो बीचों बीच मतलब टोटल हमें 6 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका पहला आधा कर दो और फिर इस आधे के 3 सेक्शंस कर दो, इसके भी 3 सेक्शंस कर दो, हो गए। एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, 1 2 3 4 एंटी नोड, 1 2 3 नोड। वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, तो हाउ विल बी द वेव फॉर्म, एंटी नोड से स्टार्ट करेंगे, नोड पे पार्शियल रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी होगा, वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ पाइप एल, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एयर कॉलम L, which is equals to L plus 2E will be equals to वेवलेंथ के टर्म में क्या आएगा, लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस प्लस प्लस, ऐसे 6 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, 6 लैम्बडा बाय 4, 6 लैम्बडा बाय 4, लेकिन इधर लैम्बडा 1 लिया है तो इधर लैम्बडा 2 ले लेंगे, तो ये L की वैल्यू हो जाएगी, 2 से डिवीजन देंगे तो 3 लैम्बडा 2 बाय 2। So therefore, the length of an air column is L is equals to 3 lambda 2 by 2। यहाँ से lambda 2 निकालते हैं as usual, it is twice L by 3, है ना, lambda 2 की वैल्यू twice L by 3 हो जाएगी। इसको उठाएंगे, V is equals to but v is equals to n2 into lambda 2, तो यहाँ से n2 निकालना है तो v by lambda 2, राइट। तो therefore n2 is equals to v by lambda 2 की वैल्यू ट्वाइस l by 3, 3 ऊपर जाएगा तो n2 is equals to 3 into v by twice L, तो N2 is equals to 3 into V by 2 into L की वैल्यू क्या होती है, इट इज L plus 2E, और V by 2 into L plus 2E is फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो N2 is equals to 3 times N, इसका मतलब दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन, राइट। N2 अगर 3N आया है तो N3 4N आएगा, N4 5N आएगा, ऐसे करते 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 NP की वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ पे 4 है तो 5 है, 3 के जगह पे 4 है, 2 के वक्त 3 है, मतलब 1 से बढ़ रहा है, तो P प्लस 1 इंटू एन लिख सकते हैं, वेयर P इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 1 इंटू एन, एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर N1 की वैल्यू 1 रखेंगे P के जगह पे, तो N1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2 इंटू एन 2N है, N1 इज इक्वल टू 2N, 2 रखो, N2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 3 इंटू एन 3N, N2 इज 3N, N3 इज 4N, N3 is 4N and so on. So this is the pipe open at both ends. सिंपल है ये, पाइप ओपन एट वन एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, राइट। बस ध्यान देके
सॉल्व करना है। अब ये जो हमने फाइंड आउट किया है, दिस इज ऑल अबाउट द विद द एंड करेक्शन ई, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड करेक्शन की वैल्यू कुछ और रहेगी। प्रैक्टिकल एंड करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम वे वेरिएबल लेंथ के पाइप को कंसिडर करेंगे एंड सेम डायमीटर बोलो या रेडियस, सेम डायमीटर टू पाइप्स of variable length and same diameter are considered। तो पाइप ओपन एट वन एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या रहती है? देयरफॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज v इज सॉरी n इज इक्वल्स टू v बाय 4l होती है। n इज इक्वल्स टू v बाय 4l, राइट, बस वही यूज किया है। n इज इक्वल्स टू v बाय 4l, यहाँ से v निकालेंगे तो इट इज 4 टाइम्स nl, है ना। तो 4 टाइम्स nl, तो दो अलग पाइप है, दोनों में वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी, हवा ही है, एयर कॉलम, तो वेलोसिटी विल बी सेम। तो देयरफॉर 4 इंटू n1 l1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू n2 l2, ये हो जाएगा, राइट। इसमें ये 4 कैंसिल होंगे, तो ये n1 इंटू l1 मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पाइप L1, कैपिटल L1, ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम रहेगा। तो L1 प्लस पाइप ओपन एट वन एंड है, मतलब एक ही एंड करेक्शन, तो इट इज L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू N2 इंटू L2 प्लस ई, राइट। N1 को और N2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज N1 L1 प्लस N1 इंटू ई इज इक्वल्स टू N2 L2 प्लस N2 इंटू ई हो जाएगा। एंड करेक्शन फाइंड आउट करना है, N2E को इधर ले लो या N1E को उधर ले लो, तो ये हो जाएगा N1E माइनस N2E इज इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1। तो दिस बिकम्स E, इधर से कॉमन निकल जाएगा, N1 माइनस N2 बचेगा, इधर आएगा N2L2 माइनस N1L1। तो एंड करेक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट, दैट इज N1 माइनस N2। अगर किसी ने N2E को यहाँ पे रख के N1E को इधर भेज दिया और N2L2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? N1L1 माइनस N2L2। तो E की वैल्यू हो जाएगी N1L1 माइनस N2L2 डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा? N2 माइनस N1 इंटू ई, तो N2 माइनस N1 और E हमने फाइंड आउट कर लिया। तो कुछ नहीं, एक ही काम करना है, यही इक्वेशन लिखना है, बस 1 2 के जगह पे 1 करना है, 1 के जगह पे 2 करते जाना है, इतना ध्यान में रखना। डिनोमिनेटर में भी सेम, N1 माइनस N2 की जगह पे N2 माइनस N1, ठीक है। फिर पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स की बात करते हैं। तो पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वापस से दो अलग वेरिएबल लेंथ के पाइप कंसीडर करेंगे और उनके डायमीटर सेम, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये n की वैल्यू क्या रहती है? n इज इक्वल्स टू v बाय ट्वाइस l है, n इज इक्वल्स टू v बाय ट्वाइस l, वही यहाँ पे यूज करेंगे।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × NL। तो देयरफॉर पाइप, दोनों पाइप की लेंथ अलग है, डायमीटर सेम है, और अंदर में हवा ही है, तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो वेलोसिटी सेम मतलब 2 टाइम्स N1 L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स N2 L2। N1 N2 ये क्या हो जाएंगे, दोनों पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज अलग अलग, और L1 L2 ये उनकी लेंथ हो गई। ये 2 क्या हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसल, ये आ जाएगा N1 × L1 मतलब L प्लस 2E होता है। 5 ओपन एट बोथ एंड्स है, दोनों तरफ में एंड करेक्शन रहता है, राइट। तो N1 × L प्लस 2E, और ये हो जाएगा N2 × L प्लस सॉरी L1 प्लस 2E L2 प्लस 2E, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा N1 L1 प्लस 2 टाइम्स N1 × E विल बी इक्वल्स टू N2 L2 प्लस 2 टाइम्स N2 × E। N2E को इधर शिफ्ट कर देंगे, N1 L1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ट्वाइस N1E माइनस ट्वाइस N2E इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, N1 L1 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये N2 L2 माइनस N1 L1 इट इज, राइट। 2E कॉमन, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1, और एंड करेक्शन की वैल्यू हो जाएगी N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स N1 माइनस N2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंड करेक्शन। अगर किसी ने शिफ्टिंग अलग कर दी, मतलब 2 टाइम्स N1 N2E को इधर ना शिफ्ट करते हुए N1E को 2 टाइम्स N1E को उधर शिफ्ट कर दिया, तो और E की वैल्यू क्या आएगी, सेम, बस 1 के जगह पे 2, 2 के जगह पे 1, मतलब N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स N2 माइनस N1। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एंड करेक्शन। दिस इज अ प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब प्रैक्टिकली अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, क्या हो रहा है, दो रिजिड सपोर्ट ले लिया हमने, इसके बीच में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को बांध दिया जिसकी लेंथ है L, इसको बीच में पकड़ के खींच के छोड़ दिया, क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होगा। यहाँ से ये मान के चलते हैं इंसिडेंट वेव है, वो इधर इंसिडेंट हो गई, इधर से रिफ्लेक्ट होते हुए वापस आ गई यहाँ पे, तो एक लूप तैयार होगा। ये मिनिमम कंडीशन है। मिनिमम फंडामेंटल मतलब क्या, बेस फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी होती है, और बेस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते समय मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स लेके आने का, ठीक है। तो ये अब देखो, आपको ये समझ में आया होगा कि पाइप ओपन एट वन एंड पड़ा, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स पड़ा, पाइप क्लोज एट बोथ एंड्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लेकिन क्लोज एंड मतलब रिजिड सपोर्ट होता है, तो हमने उसको अलग इक्विवेलेंसी के फॉर्म में, इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखा, तो ये हो जाएगा वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट। ये क्लोज एंड, वो भी क्लोज एंड, बीच में ओपन एंड, मतलब ओपन साइड रहेगा, वहां पे बीच में नोड एंटी नोड दोनों आएंगे, बराबर है। तो ये पाइप ओपन एट सॉरी क्लोज एट बोथ एंड्स की इक्विवेलेंट ज्योमेट्री या बोलो या कंडीशन बोलो, ये हम इसको बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज L हो गई, ये रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे ऑब्वियसली है नोड से प्रोड्यूस होंगे, तो इधर यहाँ पे भी नोड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी नोड प्रोड्यूस होगा, और ये क्या हो जाएंगे, दिस इज एंटी नोड। तो ये मिलके एक ही एंटी नोड कंसीडर होता है, ठीक है। सो द स्ट्रिंग इज सो वाइब्रेटेड दैट इट विल प्रोड्यूस 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड। वापस से हम ट्यूनिंग फॉर्क या वाइब्रेटर का यूज करते हैं। सो द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटेड
in such a way that it will produces two nodes and one एंटीनोड, दो नोड्स और एक एंटीनोड प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये दो, एक एंटीनोड और ये दो नोड प्रोड्यूस हो गए, राइट। सो देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वापस से हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय 2, मतलब एल इज लैम्डा बाय 2, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो इट इज ट्वाइस एल। ये लैम्डा हम वापस से फ्रीक्वेंसी के लिए ही फाइंड आउट किया है, तो देयरफॉर और बट v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा होता है, तो n फाइंड आउट करना है तो इट इज v बाय लैम्डा, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ t by m, where t is nothing but the tension in the string and m is nothing but the linear mass density, that is mass per unit length होता है, राइट। तो ये n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो v के जगह पे 1 बाय रूट, मतलब ये रूट ऑफ t बाय m आएगा, और l के जगह पे, लैम्डा के जगह पे ट्वाइस l, मतलब ये हो जाएगा 1 बाय ट्वाइस l इंटू रूट ऑफ t बाय m। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही है, उतना ही है, दैट इज एल। अगर 1 मीटर का है तो 1 मीटर का ही रहेगा, लेकिन हमने इसके बीच वाले पॉइंट को रिजिड सपोर्ट कर दिया, मतलब बांध के रख दिया, सो दैट इट विल नॉट गेट वाइब्रेटेड। और जो दो सेक्शन बने उसके मिड पॉइंट से, एक किसी भी एक सेक्शन के मिड पॉइंट से हमने खींच के छोड़ दिया, तो यहाँ पे इधर एक नोड तैयार होगा, यहाँ पे एक नोड तैयार होगा, और यहाँ पे एक नोड तैयार होगा, और ये जो पोजीशन है वो है एंटी नोड्स वाली पोजीशन, तो इधर एंटी नोड तैयार होगा। तो लेंथ कितनी हो गई, लैम्डा 1 है ना, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2। अभी हमने देखा था एक लूप का डिस्टेंस लेंथ क्या रहता है, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इट इज 2 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा, लेकिन लैम्डा उधर लिया तो ये वेवलेंथ कम हुई, इसका मतलब ये लैम्डा 1 हो जाएगा। वेवलेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ, तीन नोड्स, नोड्स कितने फॉर्म होंगे, 3, और एंटी नोड्स कितने फॉर्म होंगे, एंटी नोड्स विल बी 2। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको, ठीक है। तो नोड 3, एंटी नोड 2, राइट। तो इस हिसाब से लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा 1, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज L इज इक्वल टू लैम्डा 1, राइट। हमें लैम्डा 1 की जरूरत पड़ती है, तो देयरफॉर lambda 1 is equals to L, and therefore V is equals to N2 lambda 2। यहाँ से N2 की वैल्यू निकालेंगे, इट इज V by lambda 2,
विल बी इक्वल्स टू v बाय सॉरी 1 चाहिए, तो v बाय लैम्बडा 1 की वैल्यू l है और v की वैल्यू रख देंगे तो n1 इज इक्वल्स टू 1 बाय l इंटू v की वैल्यू रूट ऑफ t बाय m इट इज। तो ये आ गई, दिस इज सेकेंड। ओके, बिफोर दिस इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखते हैं तो इट बिकम्स n1 इज इक्वल्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या आई थी 1 बाय ट्वाइस एल रूट ऑफ टी बाय एम। इस इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 कैंसिल होके 1 बाय रूट ऑफ टी बाय एम, 1 बाय रूट ऑफ टी बाय एम, मतलब क्या, ये n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज n। so this is second harmonic and first overtone। और सिमिलरली एक और मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें लेंथ की वैल्यू दिस इज l इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, इट इज 3 लैम्बडा बाई टू, यहाँ तक के लैम्बडा 1 तो इधर लैम्बडा 2। टोटल एंटी नोड्स कितने हैं और नोड्स कितने हैं, एक एक से यहाँ पे भी बढ़ेंगे, राइट, 1 2 3 4, तो नोड्स आर 4, एंटी नोड्स 1 2 3, एंटी नोड्स 3 है, राइट। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इज इक्वल टू क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 3 लैम्बडा 2 बाय 2। तो यहाँ से लैम्बडा 2 की वैल्यू निकलेगी, इट इज 2L बाय 3, राइट। और वही से अगर हमने therefore v is equals to n2 into lambda 2, तो n2 अगर निकालते हैं तो इट इज v by lambda 2 and therefore n2 is equals to v by lambda 2 की वैल्यू क्या है twice l by 3, तो therefore n2 will be equals to 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 into v मतलब रूट ऑफ t by m, राइट, तो इट इज 1 by twice l रूट ऑफ t बाय m हो जाएगा, एंड 1 बाय ट्वाइस एल रूट ऑफ t बाय m इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर n2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन, राइट। तो 2n n2 के वक्त 3n, n1 के वक्त 2n, तो ऐसे सिमिलरली n3 के वक्त 4n मिलेगा, n4 के वक्त 5n मिलेगा, एंड सो ऑन np के वक्त p प्लस 1 टाइम्स n मिलेगा, वेयर p एक से बढ़ रही है ना, सफिक्स में जो है उससे एक ज्यादा, राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट है n का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो p की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 इंटू n इज n, फिर 2n, फिर 3n, इस तरीके से ये चलते जाएगा। so this is the vibration or vibrations produced in a straight string, ठीक है। the next is laws of strings, vibrating string। अब laws of vibrating string जो है,
ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से समझ में आ जाएगा। क्या होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज क्या है? n इज इक्वल्स टू 1 by twice L रूट ऑफ T by m it is। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट इज लॉ ऑफ लेंथ। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ स्ट्रिंग। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ स्ट्रिंग? क्या कहता है? दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। है, लेंथ है ना, तो इधर लेंथ डिनोमिनेटर में, फ्रीक्वेंसी फंडा न्यूमरेटर में, तो ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। लेकिन ये कब? जब T एंड M, दैट इज टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी, आर कांस्टेंट। इसका स्टेटमेंट बहुत आसान है, दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ स्ट्रिंग क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ स्ट्रिंग होता है लॉ ऑफ टेंशन। ये है सेकेंड लॉ ऑफ स्ट्रिंग। लॉ ऑफ टेंशन क्या कहेगा? टेंशन और फ्रीक्वेंसी, इनके बीच का रिलेशन। क्या? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, राइट। लेकिन कब? व्हेन टी को छोड़ के बचा क्या? राइट हैंड साइड में लेंथ और एम, तो एल एंड एम आर कांस्टेंट। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज लॉ ऑफ टेंशन, है ना। दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन when length of the string and linear mass density of the string will remain constant। और थर्ड लॉ ऑफ स्ट्रिंग क्या कहता है? जिसको हम लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। अब लीनियर डेंसिटी कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है, रूट के अंदर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, that is n, is inversely proportional to root of m when t and l are constant। so this is लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। ठीक है, यही से चौथा एक लॉ तैयार होता है, लॉ ऑफ डेंसिटी ओनली। क्या कहता है लॉ ऑफ डेंसिटी? मास को, ये मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m मतलब मास पर यूनिट लेंथ होता है, राइट। तो इसको, इसी इक्वेशन को मैं पहले लिखता हूं, दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? रूट ऑफ m। और ये रूट ऑफ m मतलब ही क्या? मास पर यूनिट लेंथ। तो n is inversely proportional to root of mass per unit length। Therefore, n is proportional to 1 by root of mass मतलब क्या होता है? mass is equals to density into volume, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रख दिया, डिवाइडेड बाय एल कर दिया, एंड देयरफॉर एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मतलब क्या? स्ट्रिंग का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, इनटू लेंथ। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय लेंथ है ही,
राइट। यहाँ पे लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ये आर स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर आ जाएगा, और रूट के अंदर रो इंटू पाई, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के साथ, मतलब रेडियस अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेडियस कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब जितना बारीक वायर रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा, जितना जाड़ा रहेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम। एंड डेंसिटी के फॉर्म में अगर देखते हैं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, दैट इज रो। दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड लास्ट डेरिवेशन इज देयर, दैट इज बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनॉन, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड सिग्नल जो है ये पीरियोडिकली रिपीट होते जाती है, राइट। और ऐसे सिग्नल्स का जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिशन होता है तो उस टाइम पे बीट्स तैयार होती है। बीट्स में दो, जैसे स्टेशनरी वेव के वक्त हमने देखा था कि नोड और एंटी नोड तैयार होते हैं, वैसे यहाँ पे वैक्सिंग और वैनिंग तैयार होते हैं, राइट। वैक्सिंग और वैनिंग क्या होता है, तो वैक्सिंग मतलब पहली टर्म ये आती है वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम हमें मिलती है। अब ऑब्वियसली इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम ही रहेगा, है ना। और दूसरा पॉइंट रहता है वैनिंग। तो वैनिंग इज द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, राइट। और एक वैक्सिंग, वन वैक्सिंग प्लस वन एडजेसेंट वैनिंग, ये मिल के तैयार करते हैं एक बीट, राइट। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड फॉर्म्स द बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ पे दोनों सिग्नल्स जब बीट फ्रीक्वेंसी या बीट्स तैयार होते हैं उस समय में दोनों सिग्नल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, राइट। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज रहेगा, देयर विल बी स्लाइट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में चेंज तो वेवलेंथ में चेंज। तो स्टेशनरी वेव के वक्त जो इक्वेशन यूज किया था वैसा ही इक्वेशन यूज करेंगे, बस वहां पे दो अपोजिटली डायरेक्टेड वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होकर स्टेशनरी वेव तैयार करती थी, यहाँ पे दो सेम डायरेक्शन में जाने वाली बीट्स जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी तो बीट्स तैयार होती है, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या आएंगे, लेट अस सी। वापस से y1 लेंगे, y1 इज इक्वल टू, या y फिर 1 और 2 बाद में दे सकते हैं हम। y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम, तो एम्पलीट्यूड a साइनोसॉइडल सिग्नल ही रहेगा, तो साइन 2 पाई एन टी। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो निगेटिव साइन, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस साइन, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, ऐसा देंगे। तो यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर माइनस साइन आएगा 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। दोनों सिग्नल्स ये सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगे, तो दूसरे सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट इज ए साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, इक्वेशन से 2 इट इज। अब इधर दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, हल्की सी चेंज रहेगा, हल्का सा, तो देयर विल बी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो ये n1 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज मतलब वेवलेंथ में चेंज, दैट इज लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 हो जाएगा ये, राइट। और
एम्पलीट्यूड सेम है तो ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की अलग अलग है, तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। इसमें भी अगर हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी कर दिया है ना, फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देयरफॉर फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो रहेगी। तो ये जो x है इसके जगह पे जीरो जीरो कर देंगे, यहाँ पे जीरो जीरो कर दिया मतलब ये सेकंड टर्म फेस के अंदर की जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 पाई इन 1t, 2 पाई इन 2t। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो रहा है इक्वेशन 1, y1 इज इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ 2 पाई n1t, इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई n2t। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब बीट्स भी तैयार हो रहे हैं, मतलब दोनों सिग्नल्स एक दूसरे के साथ मिक्स ही हो रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कह रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू ये, दैट इज a sin 2 पाई n1t प्लस a sin 2 पाई n2t, राइट। ए साइन 2 पाई n2t, ए कॉमन निकल जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ए को बाहर कर दिया, व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी, 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो 2 को पहले लिख देता हूँ, तो इट इज 2a इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 मतलब 2 पाई n1t प्लस a प्लस b, दैट इज 2 पाई n2t divided by 2 into cos of a minus b by 2, that is 2 pi n1t minus 2 pi n2t divided by 2 it is। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्हाट विल गेट, तो therefore y is equals to twice a as it is into sin ऑफ 2 पाई t कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाहर कर दिया n1 प्लस n2 इंटू टी बाई 2, ये हो जाएगा है ना, साइन ऑफ 2 पाई n इंटू टी, ये कॉमन है, n1 प्लस n2 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ वापस से 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, तो इनटू कॉस ऑफ, इधर से भी 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों जब हमने सुपरपोजिशन किया तो दोनों के दोनों सिग्नल्स हमारे कैसे थे, साइनोसॉइडल सिग्नल्स थे, और साइनोसॉइडल सिग्नल्स दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होने के बाद हमें रिजल्टेंट सिग्नल भी साइनोसॉइडल रहेगा, राइट। तो बचा हुआ सारा क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड। तो कॉस को मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूं तो देयरफॉर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, राइट। ये 2 इधर कैंसिल और ये 2 इधर कैंसिल, तो बचता क्या है, y इज इक्वल टू कॉस वाली टर्म इधर लिख देंगे
ओके, ये कैंसलेशन नहीं करते हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए, ये कॉस वाली टर्म पहले लिख दी, तो इट इज कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये इसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये बन जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। तो पुटिंग ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई n1 minus n2 into t divided by 2 will be equals to resultant amplitude, resultant signal का amplitude that is r, and n1 plus n2 divided by 2, दो फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, तो दोनों फ्रीक्वेंसी की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मतलब एवरेज फ्रीक्वेंसी, मीन फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं, दैट इज n, राइट। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे इसके जगह पे, तो इक्वेशन 5 बोल देते हैं। तो ये इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 बोलो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ट्वाइस कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बाई 2, इसके जगह पे r आ जाएगा, ये r आ गया, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बाई 2, इसके जगह पे n इंटू टी, और 2 पाई n की जगह पे ओमेगा रख दिया तो ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। आर साइन ओमेगा टी अल्टीमेटली इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे नोड और एंटी नोड की कंडीशन हमने फाइंड आउट की थी, वैसे ही वैक्सिंग और वैनिंग इनकी भी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन। तो पहले है वैक्सिंग या वैनिंग, दो में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ वैनिंग क्या कहते हैं, वैनिंग, वैनिंग मतलब लो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लो, मिनिमम मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा कितना रहेगा, 0। तो देयरफॉर फॉर वैनिंग r इज इक्वल टू 0, और r किसकी, r की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ए कॉस ऑफ, ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, ये है r की वैल्यू, और इसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया, राइट। 2a उधर गया तो cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2a, 0, cos उधर शिफ्ट हो गया। अब ये 2 को इधर कैंसिल कर देते हैं, ये 2 यहाँ पे कैंसल, राइट। तो इधर क्या बचा, पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी विल बी इक्वल टू, कॉस उधर गया, कॉस इनवर्स 0, वापस से कॉस इनवर्स 0 कहाँ पे मिलेगा, π/2 पे 0 मिलता है, 3π/2 पे मिलता है, 5π/2 पे मिलता है। तो इट इज π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। फिर वापस से हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, कौन से इंस्टेंट पे हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमें ये स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि दो सक्सेसिव वैनिंग या दो सक्सेसिव वैक्सिंग, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, सॉरी इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन जो है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से टी फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही करना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हर एक टर्म के साथ इक्वेट कर दो, विल बी इक्वल टू π/2। तो यहाँ से टी की पहली वैल्यू मिलेगी, क्या आएगी, ये पाई पाई कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के पहले वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे,
तो t इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2 इंटू n1 माइनस n2। तो ये हो गया 1/2 इंटू n1 माइनस n2। फिर दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 3π/2 है, तो 3π/2 कर दिया। वापस से पाई पाई कैंसल, टी इज इक्वल टू 3/2 इंटू n1 माइनस n2, ये आ गया। तो 3/2 इंटू n1 माइनस n2। अब बाकी वैल्यू फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 इंटू π/2 के वक्त 1/2 इंटू n1 माइनस n2 आया, 3 इंटू π/2 के वक्त 3/2 इंटू n1 माइनस n2 आया, 5 इंटू π/2 के वक्त क्या आएगा? ऑब्वियसली इट इज 5/2 इंटू n1 माइनस n2 एंड so on it will go on repeating। मतलब 7/2 इंटू n1 माइनस n2, 9/2 इंटू n1 माइनस n2, ये चलते जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? t विल बी इक्वल टू दो सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस, दो सक्सेसिव टाइम इंस्टेंस के बीच का डिफरेंस। तो 3/2 ये बड़ी वैल्यू है, तो 3/2 इंटू n1 माइनस n2 माइनस 1/2 इंटू n1 माइनस n2 क्या आएगा? 3/2 इंटू n1 माइनस n2 माइनस 1/2 इंटू n1 माइनस n2। सक्सेसिव वाली ही करना, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन इसमें से इसको माइनस मत करना। इसमें से इसको 7/2 इंटू n1 माइनस n2 में से 5/2 इंटू n1 माइनस n2 माइनस हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि दो सक्सेसिव वैनिंग या दो सक्सेसिव वैक्सिंग, इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन रहता है, राइट? तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन मतलब 3, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, माइनस है तो 3 माइनस 1 2, 2/2 इंटू n1 माइनस n2 इज 2 कैंसल 1/n1 माइनस n2। तो ये हो गया टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ऑफ बिट, तो बिट फ्रीक्वेंसी nb इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या आएगा? n1 माइनस n2। तो दिस इज बिट फ्रीक्वेंसी। हो गई, ये हो गई कंडीशन ऑफ वैक्सिंग। सिमिलरली कंडीशन ऑफ वैनिंग भी फाइंड आउट करना पड़े, सॉरी वैनिंग की हो गई दूसरी कंडीशन फॉर ऑफ वैक्सिंग। अब वैक्सिंग की कंडीशन क्या रहती है? वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आर की वैल्यू होती है यहाँ पे प्लस माइनस ट्वाइस ए हमने कैपिटल लिया है, तो इधर भी कैपिटल ए लिखेंगे। तो आर की वैल्यू क्या है? ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 2a कैंसिल, कॉस उधर से, ये इधर भी 2 कैंसिल, बचा क्या? पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1। और कॉस इनवर्स प्लस वन मिलता है 0 पे, माइनस 1 मिलेगा पाई पे, फिर प्लस 1 मिलेगा 2 पाई पे, फिर -1 मिलेगा 3 पाई एंड सो ऑन। वापस से क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को हर एक राइट हैंड साइड के वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो। तो देयरफॉर पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। तो t इज इक्वल्स टू आ गया पहली वैल्यू 0। फिर पाई के साथ इक्वेट करो तो पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई पाई कैंसल, तो t इज इक्वल्स टू 1/n1 माइनस n2, तो 1/n1 माइनस n2। आगे का लॉजिकली लिख दो, क्या आएगा? 0 पाई के वक्त 0 अपॉन n1 माइनस n2 आया, 1 पाई के वक्त 1 अपॉन n1 माइनस n2, तो 2 पाई के वक्त क्या आएगा? 2 अपॉन
n1 minus n2, 3 upon n1 minus n2 एंड सो ऑन, राइट। तो देयरफॉर t की वैल्यू क्या आएगी, सक्सेसिव में पहली दो ले लो, 1 बाय n1 माइनस n2 माइनस 0 इज 1 बाय n1 माइनस n2। ये अगर टाइम पीरियड आ गया तो देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी मतलब nb विल बी इक्वल्स टू n1 माइनस n2। है सेम, यहाँ पे भी टाइम पीरियड सेम आया है, t इज इक्वल्स टू 1 बाय n1 माइनस n2, यहाँ पे भी टाइम पीरियड सेम आया 1 बाय n1 माइनस n2। यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2, बीट फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 सेम आएगा। इसमें आपको वेव फॉर्म्स भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो वेव फॉर्म कैसी आएंगी, दो सिग्नल्स हमने लिए थे, तो यहाँ पे भी दो सिग्नल्स ले लो सबसे पहले, तो जिनका एम्पलीट्यूड रहेगा ए ए, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये मैंने, और दोनों सिग्नल साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल ही ड्रॉ करना, लेकिन उनके वेवफॉर्म मतलब उनके फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंज रखना। क्या चेंज आएगा ये देखो, अगर मैंने पहले सिग्नल को का एम्पलीट्यूड ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, दूसरे सिग्नल का ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, 0 0, मैंने पहला सिग्नल ड्रॉ कर दिया ये, इज लाइक दिस, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरा सिग्नल जब ड्रॉ करेंगे उस समय में ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी जो है ये थोड़ी सी ज्यादा, हल्की सी, इससे ज्यादा या इससे कम ड्रॉ करना। मतलब कैसे, इट विल बी लाइक दिस, इससे थोड़ी सी ज्यादा शो करता हूँ, यहाँ पे ये सिग्नल इधर खत्म हो रही है, इधर से पैरेलल ड्रॉप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे खत्म नहीं करना है, इसके पहले या इसके बाद में खत्म कर देना, और फिर वो चला दो। द सिग्नल विल बी लाइक दिस। ये दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल है क्योंकि हमने दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल्स लिए थे। अब एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में क्या आया था, एम्पलीट्यूड के इक्वेशन में आता है ये कॉस। अब क्या करेंगे, दोनों सिग्नल जब मिक्स हो जाएंगे तो a प्लस ए, 2a अबव एक्स एक्सिस, और नीचे में माइनस है माइनस 2a, तो प्लस माइनस 2a ये उस कोसाइन सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो दोनों तरफ से वो कोसाइन सिग्नल ड्रॉ करने का, कैसे, तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सबसे पहले क्या करना, पॉजिटिव कोसाइन और निगेटिव कोसाइन प्लस माइनस 2a एम्पलीट्यूड का ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस 2a 0 एंड दिस इज ऑफ माइनस 2a, ठीक है। इसकी पहले वेवफॉर्म ड्रॉ कर दो कोसाइन वाली, ये पॉजिटिव कोसाइन हो गई, ये निगेटिव कोसाइन हो गई। दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल्स थे, दोनों को ऐड करके इसके बीच में साइनोसॉइडल सिग्नल ड्रॉ कर दो, आपकी फाइनल इक्वेशन वेवफॉर्म तैयार हो जाएगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी।
ये इसके ये कोसाइन सिग्नल का एनवलप तैयार हुआ है यहाँ पे, और साइनोसॉइडल सिग्नल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। So this is nothing but your waveform. ठीक है, so this is what all about the superposition of waves. That is, ये डेरिवेशन हो गया बीट का। राइट, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलियो, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। थैंक यू वेरी मच।